10 sin ओमेगा टी माइनस 90। भाई माइनस है, माइनस का मतलब इससे पीछे की तरफ जाना है। कितना डिग्री जाना है? बोले 90 डिग्री पीछे की तरफ जाना है। इसका मतलब ये कितना गया? 10। अब आप इसको सॉल्व कर लो। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ध्यान देखना, सॉल्व करने जा रहा हूं भाई साहब। सॉल्व करने का मतलब सर सबको बटोल लो, अलग अलग एंगल पे अलग अलग देख लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा देख भाई ये 50, ये पहले तो 10 है इस तरफ, 50 का कंपोनेंट 50 कॉस, ये 50 है, 50 का कंपोनेंट इधर कितना जाएगा? बोले सर 50 का कंपोनेंट इधर कितना जाएगा? 50 कॉस 30, 50 कॉस 30 कितना होता है? 40। क्लियर है? ठीक है। ऊपर कितना जाएगा? 50 साइन 30 कितना होगा? 50 साइन 30, सॉरी सॉरी सॉरी, सही जा रहा हूं ना? 30, 50 साइन 30 इज 30। और एक 30 तुम्हारा लाल वाला पहले से भी है। और नीचे कितना है? बोले नीचे है 10। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ध्यान से देखना, ऊपर 30 होती 60 और नीचे 10। इसका मतलब ऐसे हो गया जैसे ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और आगे भी 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है सर। अब बोले सर नेट किधर जाएगा? मैंने कहा भाई तू वेक्टर से, वेक्टर वाला तरीका याद कर। वेक्टर में क्या बोलते थे? अगर एक फोर्स इधर 50 एक फोर्स इधर 50 तो नेट बीच में से निकलता था, बिल्कुल बीचों बीच में। तो बिल्कुल ही बीचों बीच में से ऐसे निकालते। ठीक है सर जी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना जा रहा है मेरे भाई? तो बोलेगा 50 और 50 का रिजल्टेंट जाएगा 50√2 एंड दिस इज द नेट एम्पलीट्यूड। याद रखना ये क्या है? आपका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मतलब इन सबको जोड़ोगे तो जैसे ही आप बोलोगे एक्स नेट कितना आएगा, आप बोलोगे सर जैसे ये x1 का एम्पलीट्यूड 10 है, इसका 50 है, 30 है, 10 है, ऐसे ही उसका कितना आ जाएगा? 50√2। अब चलते हैं इसके प्रॉपर, ये तो एम्पलीट्यूड हो गया। अब पता लगाते हैं इसका फेस कितना होगा। तो बोलेगा सर देखो ये कौन सी लाइन है? ये वाली। मैंने कहा भाई ये तो साइन ओमेगा टी वाली लाइन है। बोले तो सर साइन ओमेगा टी वाली जो लाइन है इससे हमारा रिजल्टेंट देखो किधर आया है। मैंने कहा ये 50 सर इस तरफ आया है, 45 डिग्री ऊपर आया है। तो दैट मींस योर आंसर विल बी 50√2 साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। ऐसे बोलते हैं। क्लियर है? तो सब पिछले सवाल में क्यों नहीं लिखा था? मैंने कहा पिछले सवाल में अब तू चाहे तो लिख दे साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री। सर 0 क्यों लिखा? मैंने कहा साइन ओमेगा टी की तरफ ही आ गया रिजल्टेंट, ऊपर वाले सारे कैंसिल आउट हो गए थे। इसमें क्या हुआ? इसमें कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, तो रिजल्टेंट जो है वो इधर निकला है 50√2। इसका मतलब साइन ओमेगा टी वाली लाइन से ऊपर 45 डिग्री ऊपर जाएगा तो तेरा ए नेट आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने का ही शॉर्टकट तरीका है, मैथमेटिकल तरीका। इसके अंदर लॉजिक मत ढूंढिएगा। अगर कोई लॉजिक ढूंढेगा तो मैं कहूंगा ओपन कर ले इसको। मैथ साथी है ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा, ओपन लगा, शाम तक सॉल्व करता रहे। देखो टाइम वेस्ट करना तो बिंदास टाइम वेस्ट कर और अपना आंसर निकाल लेना और हमारा आंसर देख लेना, सेम आएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? आई होप इन दो सवालों से तुम्हें समझ में आ गया होगा। पहला सवाल चाहो तो नोट कर लो, दूसरा सवाल चाहो तो नोट कर लो जल्दी से। अब सुन, अब ये तो मैंने मैथमेटिकल तरीका लिखा x1 x2 x3 x4। अब हमको यहां x के साथ थोड़ी ना खेलना है, सॉरी, ठीक है, हमें x के साथ थोड़ी ना खेलना है। हमें किसके साथ खेलना है? करंट के साथ खेलना है। हमको ईएमएफ के साथ खेलना है भाई। अल्टरनेटिंग चैप्टर चल रहा है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, तो अब अगर मैं इन वेरिएबल्स की जगह करंट लिख दूं या v लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है? मैथ्स को थोड़ी ना पता चलेगा कुछ। मैथ्स तो उस हिसाब से आंसर सॉल्व करके दे देगी। तो जैसे मैं आपको आंसर दे रहा हूं ये वाला, एक क्वेश्चन दे रहा हूं ये वाला, अब मैं आपको वही क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। मैं आपको वही क्वेश्चन लिखने के लिए दे रहा हूं, आपको आसान लग रहे होंगे लेकिन मैं वही सवाल देने के लिए दे रहा हूं जो कैलकुलेशन आपको इस चैप्टर में डील करनी है। अब मैं अननेसेसरी मैं यहाँ पे 6-7 फंक्शन बता दूं, b1 b2 b3 b4 b7, मैं कहूं चल इसको सॉल्व कर, और तू अननेसेसरी मैथमेटिक्स में उलझ रहा है या सॉल्व कर रहा है, कर तू लेगा। मुझे इतना भरोसा है कि यहां पर ये तो 4 थे, ठीक, मैं 5वां भी और लिख देता ना कि x5 बराबर 20 sin ओमेगा t माइनस 37, तो तू एक और यहां पे दिखाई था माइनस 37 पे, और उसके कंपोनेंट करके फिर सॉल्व कर लेता। आई थिंक 4 हो 5 हो 50 हो, अब तो तू सॉल्व कर सकता है, कंसेप्ट तो समझ गया होगा। ठीक, लेकिन मैं तुझे यहां पर एक 3 वाला दे रहा हूं क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में हमें मैक्सिमम 3 या 4 के साथ ही डील करना है। 2-3 के साथ ही डील करना होता है या 4 के साथ। जल्दी से उसको करके दिखा, स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, मुझे बताओ फाइंड वी नेट। बोले व्हाट इज वी नेट? v1 प्लस b2 प्लस b3। अगर ये वी नेट है तो मुझे इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। टाइम स्टार्ट नाउ। चलो सर जी देखो, डायरेक्ट जल्दी जल्दी कर लो। मैंने कहा कर ले भैया। बोला सर ये कितना है? 10√2 sin ओमेगा टी प्लस 45। सर ये वाली लाइन मान लो sin ओमेगा टी की। मैंने कहा मान ली सर, प्लस 45 ऊपर की तरफ जाना है 45 डिग्री, और भैया 10√2 का जैसे फोर्स वाला वेक्टर चमका दो। ठीक है सर, ये वाला एंगल कितना है? बोले सर वाला एंगल है 45 डिग्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोले सर ये 10 sin ओमेगा टी माइनस 90, माइनस 90 मतलब नीचे की तरफ 90 की तरफ चले जाओ, नीचे की तरफ। ये ले 10, ये 10 है, ये 10 आ गया। अगला 10 sin ओमेगा टी प्लस 90, इसका मतलब ऊपर की तरफ 10 चले जाओ, ये 10 हो गया। ठीक, बोले अब इसको सॉल्व करो। मैंने कहा भैया सॉल्व करी। अबे यार ये क्या हो गया है? ये तो भाई लल्लू सवाल हो गया, ये कैंसिल आउट हो गए। बोला हाँ सर कैंसिल आउट हो गए, इसका मतलब आंसर क्या आ गया? बोले सर सॉल्व करते ही आंसर आ गया। आप डायरेक्ट लिख दोगे सर 10√2 आ गया और sin ओमेगा टी से 45 डिग्री पर है, sin ओमेगा टी प्लस 45, खत्म सवाल। यही आंसर है, बिल्कुल सही है। सर इतना आसान क्यों दे दिया? अरे भाई बस इन्हीं के साथ ही खेलना है हमको, है ना? खेलना इन्हीं के साथ है, क्यों अननेसेसरी में चीजों को यहां पर मुश्किल बनाऊं? यकीन ना होता तो इसको ओपन कर ले, देख तू ओपन करेगा ना, देख ये दोनों b2 प्लस b3 चेक करके देख, b2 प्लस b3 0 है, चेक करके देख ले। अगर मैं इन दोनों को देख, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो इसका मतलब इन दोनों का सम 0 है। समझ, इन दोनों का सम 0 है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है सर, b2 और b3 देख कैंसिल आउट हो। अब तू इसको सॉल्व करके देख, तू b2 बता कितना आएगा? सर b2 आ गया 10 sin ओमेगा टी माइनस 90 है ना?
हाँ सर जी, तो ये टेन साइन इसको लिख सकता माइनस कॉमन निकालकर 90 माइनस ओमेगा टी, दैट मींस ये तुम्हारा है -10 कॉस ओमेगा टी। और B3 तुम्हारा क्या है सर, साइन 90 प्लस थीटा इस कॉस थीटा 10 कॉस ओमेगा टी। तो अगर मैं केवल इन दोनों को जोड़ूंगा तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? सर ये आसान सवाल दे दिया सर, ये सवाल का इस्तेमाल कैसे होगा? मन कहते कैसे इस्तेमाल होगा, ऐसे मैंने सेम चीज दे दी यहां पर, सेम चीज। अब ध्यान से देख कैसे इस्तेमाल होगा। ऐसे डाटा सेम है ना? अच्छा डाटा बदल दिया मैंने, कोई बात नहीं, रुक एक मिनट। कैसे इस्तेमाल होगा? मैंने कहते कैसे इस्तेमाल होगा, देख कैसे। मैं कहूंगा कि सपोज यहां पर एक रेजिस्टेंस दे दूंगा, यहां पर एक कैपेसिटर दे दूंगा, यहां पर एक इंडक्टर दे दूंगा, और यहां पर एक और सपोज मान के चल एग्जांपल के तौर पे V ऐसे पैरेलल में दे दूंगा। आधी बात समझ में? और मैं कह दूंगा कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सपोज इतना है, इतना है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सपोज इतना है। तो बताओ यहां से लेकर यहां तक नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे सर तीनों को जोड़ दो, जितना इसका क्रॉस है जितना इसका, तो मैथमेटिकली तीनों को जोड़ देंगे। दैट मींस ऐसे। क्यों जोड़ेंगे? ये जब हम केवीएल लिखना सिखाऊंगा तब की तब देखेंगे। तो ऐसे सवाल यहां पर मेरे भाई पूछे जाएंगे। क्लियर है? चल ये वाला करके दिखा, रफ कॉपी पे कर ले जल्दी फटाक से। डेटा चेंज कर दिया मैंने, चलो मैं भी करता हूं। सर वीनेट निकालना है, वीनेट। ठीक है, अब तो डायरेक्ट कर लेगा। बोले सर लाइन खींच लो ऐसे, मैंने कहा ठीक है। बोले 30 तो ले लो इधर, और बताओ सर 90 ले लो ऊपर की तरफ। ठीक है, क्यों 90? सर साइन ओमेगा टी प्लस 90 चला गया ऊपर, सर नीचे की तरफ आ जाएगा 40। क्यों सर? माइनस है, ओमेगा टी से पीछे की तरफ 90 डिग्री जाओगे तो 50, सॉरी 40 नहीं 50। सर इन तीनों को सॉल्व करना है, मैंने कहा कर ले। जैसे सॉल्व करोगे सर आगे तो है 30, मैंने कहा ठीक है, ऊपर 90 नीचे 50, ये आ गया 40। ठीक है सर, दैट मीन जो रिजल्टेंट जाएगा वो इधर जाएगा और 50 जाएगा। रिजल्टेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक, और कितना जाएगा मेरे भाई? वो 50 जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। और एंगल याद करो सर, इधर अगर मैं 50 दिखा देता हूं इन दोनों का रिजल्ट, तो 50 और 30 के बीच का एंगल 53 होता था, 5 और 3 के बीच का एंगल 53 डिग्री होता था। ठीक, तो यहां पर आप बोलोगे वीनेट कितना हो जाएगा? बोले एम्पलीट्यूड कितना आ गया? नेट। मैंने कहा भाई नेट तो आ गया 50 साइन ओमेगा टी। सर किधर जा रहा है? मैंने कहा ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज प्लस 53 डिग्री। ये तुम्हारा सॉल्व करके B1 प्लस B2 प्लस B3 आ जाएगा। अब तो क्लियर हो गया होगा यार। अब तो मैंने बेसिक से उठा के कहां तक मैंने काफी प्रैक्टिस करा दी। फिर भी एक सवाल और, अब यही सवाल देख, जैसे सवाल था ये सवाल अभी तो मैथ चल रही है। यहां अल्टरनेटिंग करंट में कैसे पूछा जाएगा? ऐसे B1 B2 B3 RLC। इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस B1 ये दे रखा है, इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस B2 ये दे रखा है, इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस B3 वो दे रखा है। और आपसे पूछ लेगा कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, या A और B के बीच का बता दो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? चुपचाप इन तीनों को ऐड कर देना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर जी, ओके। जैसे कि अभी एक सवाल और करके दिखा। बोले सर ये तो आपने बात बताई है V के लिए, करंट के लिए भी हो सकता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। X की जगह V रख दिया तो V वाला सवाल बन गया, X की जगह करंट रख देगा तो करंट वाला सवाल हो गया। जैसे तेरे सामने ये रहा। अब ये सवाल तू रफ कॉपी में कर, फाइंड आई नेट। आई नेट मतलब हमको I1 प्लस I2 प्लस I3 बताओ, निकालो, सॉल्व करो, करो रब जल्दी। हाँ समझ में आ रहा है, समझ में तो आ रहा है, करो सवाल को। ठीक है सर। बोले सर अगर सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, अब तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। डायरेक्ट मतलब tan√2 ओमेगा टी माइनस 45 मतलब इधर, tan√2 45 डिग्री पे पीछे की तरफ। नेक्स्ट 20 ओमेगा टी प्लस 90 मतलब 20 ऊपर। नेक्स्ट सर tan ओमेगा टी माइनस 10 90 मतलब 10 नीचे, ओमेगा टी से 90 डिग्री पीछे, पीछे मतलब नीचे, माइनस नीचे की तरफ दिखा दिया 10। आओ इसको सॉल्व करते हैं। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो भैया ऊपर कितना है? 20, नीचे कितना है? 10। इधर tan√2 है तो इधर भी 10 और नीचे भी 10। अच्छा, ये 20 धाड़ धाड़ कैंसिल आउट हो गया। नेट कितना आ गया? 10 10 साइन किधर आया? आगे की तरफ। आगे मतलब साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, एंगल 0, खत्म सवाल। आगे बात समझ में क्लियर है? ये सवाल पूछा कैसे जाएगा सर? ये बताओ सर, पूछा कैसे जाएगा ये सवाल? मतलब ये सवाल ऐसे पूछा जाएगा, इस प्रकार से। और समझ ये सवाल ऐसे पूछा जाएगा इस प्रकार से कि भाई साहब अगर मैं बोलूं यार रेजिस्टेंस R है और ये सपोज मान के चलो ये इंडक्टर है और ये सपोज कैपेसिटर है, और इससे पास होने वाला करंट I1, इससे पास होने वाला करंट I2, इससे पास होने वाला करंट I3, I का फंक्शन I1 I2 I3 का फंक्शन मैं दे दूंगा। मैं तुझसे पूछूंगा बता यहां से I3 कितना निकला होगा, तो तू कहेगा सर जंक्शन लॉ से हम बोल सकते हैं सर जितना करंट यहां से निकला होगा टिंग 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 टिंग, उसका कुछ पार्ट चला जाएगा इधर टिंग टिंग टिंग, कुछ चला जाएगा इधर टिंग टिंग टिंग, कुछ चला जाएगा ऊपर टिंग टिंग। इसका मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I नेट, जंक्शन लॉ। और ये I नेट क्या होगा? इनको सॉल्व करके अबे अभी तो 3 है बे, तू चाहे तो एक और लगा दे यहां पर, ये ले इसी सवाल में इसको। अगर मैं इसी में और खेलूं, मैं कह दूं भाई साहब ये कितना था? ये 10 था, मैं इसे और खेलना चाहता हूं। मैंने बोला चल I4 और लिख ले। बोला I4 कितना? मैंने कहा 10 साइन ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री, ये ले, ये I4 और दे दिया। क्लियर है? क्या हो गया? ठीक है। बोले अब मैंने कहा तो I4 लगा दे किधर? 10 साइन ओमेगा माइनस 45 और इधर और लगा दे 10, ये ले। ठीक, अच्छा चल ये तो ज्यादा हो गया, तो एक काम करते हैं माइनस 90 के साथ खेल लेते हैं, या कुछ और एंगल ले लेते हैं। ये ले एक मिनट, एक और ले लेते हैं, tan√2 साइन ओमेगा टी प्लस 135, चल ये ले लेते हैं। एक और जोड़ दिया मैंने करंट,
तो 135 आंधे क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है सर 135 का मतलब क्या हो गया? बोले सर 135 का मतलब हो गया यहां से चलो ठीक है ये साइन ओवर टी वाली लाइन 90 प्लस 45 इसका मतलब इधर कितना 10√2 ये 135 तो ये 45 तो 10√2 का एक कंपोनेंट ऊपर 10 और एक कंपोनेंट पीछे 10। अब इसको सॉल्व कर लेते अगर तो सॉल्व करेगा ये 20 और 10 30 और ये 20 30 में से 20 गया 10 बचा ये 10 ये कैंसिल आउट हो गया तो रिजल्टेंट 10 ऊपर की तरफ आ गया दैट मींस इन सबका सम तो लिख सकता है 10 साइन ऊपर की तरफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। क्लियर है? मैंने जितने सवाल कराए जिस बच्चों को जिस सवाल में जो अच्छा लग रहा हो अपने हिसाब से कि सर ये सवाल मैं कॉपी पर लिख लेता हूं वो अपनी जरूरत के हिसाब से नोट कर ले यहीं पर जैसे आपको ठीक लगे अपनी जरूरत के हिसाब से नोट कर लो क्योंकि मुझे पता है वेरिएबल बच्चे काफी बच्चों को आता है लेकिन एक आध सवाल तो जरूर लिख लेना 2 सवाल तो जरूर लिख लेना ताकि रिवीजन में आपका फायदा मिले। नोट कर ले भाई अपने हिसाब से। चलो अब चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट वापस। ठीक है सर। अब क्वेश्चन पे जाने से पहले हम एक काम करेंगे अब ध्यान से समझना मेरी बात। पहले हमने क्या किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर के बाद हमने लिया था रेजिस्टेंस उसको एसी वाली बैटरी से लगा दिया था। क्लियर है? हमने सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने हमने लिया था रेजिस्टेंस उसको मैंने लगा दिया था किससे डीसी वाली बैटरी के साथ। ठीक V = IR लगाया बहुत सारे हम लोगों ने रेजिस्टेंस लगाए और फिर हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा कौन सा करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर क्या किया फिर हमने पकड़ा रेजिस्टेंस कैपेसिटर सॉरी यार ठीक है फिर हमने क्या पकड़ा कैपेसिटर। ठीक फिर कैपेसिटर को डीसी वाली बैटरी के साथ लगाया फिर उसको साथ सॉल्व किया फिर आर और सी को एक साथ पकड़ा और फिर एल को पकड़ा। ठीक है एल मतलब समझ गए इंडक्टर फिर आरएल को पकड़ा। आप समझ रहे हो एक बात को कि हमने सबसे पहले ये कहानी इस तरीके से हमने पढ़ी। पहले बैटरी थी बैटरी डीसी वाली बैटरी है सपोज 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। सबसे पहले तो हमने ये सिंपल सा सर्किट ये पढ़ा यहां गुच्छा लगा के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बन गए। ठीक है सर फिर हम लोगों ने यहां पर ये पढ़ा Q = CB लगा के ओनली कैपेसिटर पढ़ा याद करो। ठीक है सर जी। फिर उसके बाद आरसी सर्किट पढ़ा था आरसी इस प्रकार से सर्किट पढ़ा था। फिर हमने आरएल सर्किट पढ़ा था आरएल ठीक है 10-10 वोल्ट की बैटरी लगा के 20-20 मतलब डीसी बैटरी लगा के। अब वो सारे काम हमको फिर से करने हैं अगर यहां पर मैं डीसी बैटरी की जगह एसी वाली बैटरी लगाता तो पास समझ मारी है। तो अगर यहां एसी वाली बैटरी लगी होती केवल रेजिस्टेंस होता तो क्या चीज हमको देखने के लिए मिलती केवल कैपेसिटर होता तो क्या चीज देखने के लिए मिलती केवल इंडक्टर होता तो हमको क्या क्या चीज देखने के लिए मिलती केवल कैपेसिटर और रेजिस्टेंस होता फिर क्या देखने के लिए मिलता कैपेसिटर और एल होता मतलब ये सारी चीजें हमको फिर से दोबारा पढ़नी है। हमारी बात तो आओ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है शुरू करते हैं। सबसे पहले पेन नीचे रख दीजिएगा ध्यान से देखिएगा मैंने बोला सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। बोले प्योरली रेसिस्टिव सर्किट मतलब मैंने कहा भाई साहब इसका मतलब एक ही है कि मैंने यहां पर रेजिस्टेंस लगा दिया आर और यहां लगा दी एसी वाली बैटरी। ये कहानी है बोलो समझ मारिए। बोले ठीक है सर जी दैट मींस अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने यहां पर लगाया है E = E0 sin ओमेगा टी तो बताओ करंट क्या होगा। तुम बोलोगे सर करंट बोले करंट हो जाएगा सर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस दैट मींस E0 sin ओमेगा टी बटे R। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं E0/R sin ओमेगा टी। तो इतना आसान है सर इतना आसान फिर से बता दिया अभी तो कराए थे फिर से काहे करा रहे हो आराम से सुकून से नो जल्दबाजी सुकून से चल बहुत सारी बातें इसमें पढ़ने के हैं अभी। बोले क्या पढ़नी है सर मैंने कहा क्या मैं ये कह दूं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस था उसका जो फेज था कितना था फेज मतलब साइन के अंदर पूरा साइन ओमेगा टी था तो जो करंट का फेज आया है वो भी तो साइन ओमेगा टी आया है। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर इसके अक्रॉस अगर आप बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस सपोज भी है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वक्त के हिसाब से भले ही बदल रहा हो वो तो इससे पास होने वाला करंट जो आएगा वो सिंपल V/R होगा। दैट मींस इससे पास होने वाले करंट का फेज और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फेज सेम होगा। तो चेक करके दे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है साइन ओमेगा टी फेज कितना है ओमेगा टी बिल्कुल उसी प्रकार करंट कितना आ गया बोले I बराबर आ गया E/R E0/R साइन ओमेगा टी। करंट के फेज में भी ओमेगा टी है और इसके फेज में भी ओमेगा टी। इसका मतलब करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस मैं यहां पे लिख सकता हूं कि I and B are in सेम फेस। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है क्लियर है क्लियर है। बोले हाँ सर जी इसका मतलब जिधर करंट होगा जिस तरफ करंट होगा फेज वाइज जिधर होगा V भी उधर ही होगा। पर ये क्या कह रहे हो मैंने कहा ये मैं ऐसे कह रहा हूं जैसे यहां पे चेक कर अगर मैं इसको चेक करूं I1 सपोज मैं इसको चेक करता हूं ध्यान से समझ I1 का रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे सर अगर साइन ओमेगा टी वाली लाइन आगे की तरफ है तो I1 जो है वो साइन ओमेगा टी वाली लाइन की तरफ है। मैंने कहा ठीक है लेकिन I2 जो है वो उससे 90 डिग्री ऊपर है मतलब इस तरफ है और I3 जो है वो 90 डिग्री नीचे है मतलब इस तरफ है। दैट मींस I1 और I2 आर इन अपोजिट फेज एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है। ठीक अपोजिट फेज है तभी भाई साहब इनको जो सॉल्व करते घट जा रहे हैं ये समझ मारिए। तो उसी प्रकार मैं यहां से क्या बोलूंगा सर I और B आर इन सेम फेज। दैट मींस अगर कोई ऐसा बोले कि सर मैं तो करंट को दिखा रहा हूं सपोज इस तरफ मान के चलो करंट को इधर दिखाया किसी बच्चे ने
ठीक, करंट वाली लाइन इधर दिखाई है तो इसका मतलब आई में साइन ओमेगा टी है, तो इसका मतलब वी में भी इधर ही है, तो इधर ही होगा आपका पी। ये वी कौन है? ये वी आर है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। मैं बी आर लिख देता हूं यहां पर, अच्छी फील आएगी। वी आर क्यों बोला? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। कोई अगर किसी बुक में, ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई बुक ऐसे बोले कि सर हम तो आई इधर दिखाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब बी आर आपको इधर ही दिखाना पड़ेगा, आई वाली लाइन की तरफ ही बी आर दिखाना पड़ेगा। समझ, रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें फिजिक्स मत ढूंढना, इसमें सीधा ये इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन, ये एक इंफॉर्मेशन है जो हम आपको पास कर रहे हैं ताकि आप सवाल के कभी सॉल्यूशन वोल्यूशन देखें तो आप समझ जाएं कि जिधर आई है उधर ही बी आर है, जिधर आई वाली लाइन उधर ही बी आर वाली लाइन। क्लियर है? कोई कहेगा आई वाली लाइन में तो ऊपर मान ले भाई ऊपर, तो बी आर वाली लाइन भी ऊपर हो जाएगी, जिधर आई उधर भी। क्यों? क्योंकि दोनों का फेस क्या है? सेम है। सर ये तो हमेशा होगा, मेरा हमेशा नहीं होगा। ध्यान से समझ। अगला, अगर मैं बोलूं सर्किट इज प्योरली कैपेसिटिव, अब आएगा देख मजा तुझे इसमें। मैं बोलूं भाई ये रहा कैपेसिटर और यहां मैंने लगा दी एक बैटरी। बोले कितनी बैटरी लगा दी? मैंने कहा ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये बताओ क्या इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस बैटरी, क्या इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा? हाँ सर। क्या ई नॉट साइन ओमेगा टी अलग अलग टाइम पर अलग अलग है? हाँ सर। तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगा? हाँ सर। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगा? हाँ सर। इसका मतलब इस पे जो चार्ज होगा क्या वो भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगा? हाँ सर। बोले क्यों? बोले सर मान लो इस पे चार्ज किसी टाइम पर मान के चलो क्यू है और इस पे माइनस क्यू है, तो आप ये बोल सकते हो क्यू बराबर सी बी, जहां बी हो जाएगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है सर। कभी ये प्लस क्यू हो सकता है, ये माइनस क्यू हो सकता है, कभी ये माइनस क्यू, कभी ये प्लस, डिपेंड करेगा किस टाइम पर आप फोटो खींच रहे हो। ठीक, ठीक है सर। लेकिन क्यू बराबर सी बी तो सच है। मैं ठीक है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। दैट मींस क्या मैं ऐसा लिख दूं कि सर क्यू बराबर हो जाएगा सी इंटू इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इतना, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो क्या क्यू टाइम का फंक्शन आ गया? हाँ सर। क्या यहां पर कैपेसिटर टाइम का फंक्शन आ गया? हाँ सर। क्या अलग अलग टाइम पर कैपेसिटर पे चार्ज अलग अलग होगा? यस सर। इसका मतलब कैपेसिटर पे चार्ज लगातार बदल रहा है। यस सर। और कैपेसिटर पे चार्ज अगर लगातार बदल रहा है, इसका मतलब चार्ज या तो आ रहा होगा या जा रहा होगा। इन ऑल द केस चार्ज फ्लो हो रहा होगा, और चार्ज फ्लो हो रहा होगा तो इसका करंट आएगा डेफिनेटली। अगर मैं करंट ऐड कर दूं और मैं आपसे पूछूं भैया करंट बताइए, तो सीधा कहेगा क्यू बाई टी थी। दैट मींस इसको डिफरेंशिएशन कर दो, टी ई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और ये तुम्हारा करंट निकल के आ गया आई बराबर टी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बिल्कुल सही जवाब, कुछ भी गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे पूछता, मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ लेता, मैं कहता भैया देखिए यहां पर सी की वैल्यू सपोज 10 है, और मैं कहता कि भाई साहब ई की जो वैल्यू है वो 10 साइन ओमेगा टी है, या यहां पर इसकी वैल्यू 5 मान ले थोड़ी देर के लिए, ओमेगा की वैल्यू लिख ले चल 2 पाई 50 पाई टी ये। और मैं आपसे कहता भाई मुझे तो चार्ज बता इसमें कितना होगा, तो कहता क्या सिंपल सवाल पूछ रहे हो सर, क्यू बराबर सी बी तो लगाना है, सी की वैल्यू है 5, बी कितना है सर, इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इसका क्रॉस होगा, और इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा भाई इसका ईएमएफ है, मतलब 10 साइन 50 पाई टी। सर ये चार्ज आ गया किसी टाइम पर। मैं कहा नहीं मेरे को तो करंट बता, तो करंट क्या होगा तेरा करंट, तो कहेगा करंट, बोले डिफरेंशिएट कर दूंगा सर, ये तो और भी आसान है, डीक्यू बाई डीटी कर दूंगा मैं कहा करिए, बोले सर ये 50 इंटू 50 पाई, और ये क्या आ गया कॉस 50 पाई टी, खत्म। मैंने कहा सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो यही चीज हमने यहां पे करी है, लेकिन अब हम इस चीज को आसान बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहां से कोई रिजल्ट हाथ लग जाए जिसको अपन डायरेक्टली इस्तेमाल करें बड़े बड़े सर्किट में। ठीक, तो दैट मींस क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, ध्यान से देखना, दैट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, और कॉस को मैं लिख देता हूं साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। चेक करो, हाँ सर मैथमेटिकली आपने लिख दिया, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं यहां से एक चीज ये बता दूं, बोले क्या, बोले सर आई बराबर निकल के आ जाएगा सर ई नॉट बटे, सर ये जो भी टर्म आ रहा है, हमने पिछला सवाल जो देखा था उसमें आई बराबर ई नॉट बटे आर आया था, मैग्नीट्यूड वाइज तो ई नॉट बटे आर आया था, तो यहां पर ये आर की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी आ गया। पिछले सवाल में अगर 1 देखें तो चेक करके दे, यहां पर क्या आ रहा था, ई नॉट बाई आर आ रहा था, तो यहां पर क्या आ रहा है, ई नॉट बाई 1 अपॉन ओमेगा सी आ रहा है, मतलब ये आर की जगह आ गया। इसको हम लोग बोल देते हैं एक्सी, क्या बोल देते हैं इसको, एक्सी। एक्सी क्या होता है, बोले सर 1 अपॉन ओमेगा सी, सर ये रेजिस्टेंस की जगह आ गया, तो एक तरह से ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस तो नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस के जैसा है, समझ मारिए। ठीक है सर जी, इनटू यहां पे कौन आ गया मेरे भाई, यहां पर आ गया साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। यहां से हमने डायरेक्ट करंट लिख लिया। डायरेक्ट करंट क्या, डायरेक्ट करंट मतलब डायरेक्ट वाला करंट नहीं, डायरेक्ट करंट मतलब बिना स्टेप का। हम क्यों ना सीधा यहां पर बात करें कि हमें दिख गया कि आई बराबर आ गया ई नॉट अपॉन एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। और यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली, बोले क्या बात पता चली, मेरे को इंपॉर्टेंट बात यह पता चली मेरे भाई कि अगर बैटरी का ईएमएफ साइन ओमेगा टी था, ई नॉट साइन ओमेगा टी था, तो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, उसका फेस कितना था,
साइन ओमेगा टी उसका फेज था, ओमेगा टी उसका फेज था बेसिकली। तो करंट के फेज में कौन आ गया? ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वीसी था, वीसी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, उसका जो फेज था वो ओमेगा टी था। तो करंट के फेज में ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री आ गया। दैट मींस हम इस रिजल्ट को क्यों ना एज इट इज याद कर ले कि कैपेसिटर में आई आगे होता है, कितना आगे होता है? 90 डिग्री। कैपेसिटर में आई 90 डिग्री आगे होता है, इससे बीसी से, पोटेंशियल डिफरेंस से। बीसी से बात समझ में आ रही है कि कैपेसिटर में क्या होगा? सपोज कोई कैपेसिटर है, उससे पास कर रहा है करंट, तो उस करंट के बीच में और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में फेज आएगा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा और करंट आगे होगा, करंट का फेज 90 डिग्री ज्यादा होगा। इस लाइन को कैसे करना, ओबीसी लाइन को मैं भी आपको सिखाऊंगा कैसे इसको अप्लाई करना है क्वेश्चन में, ठीक? तो करंट का फेज 90 डिग्री आगे होगा, किससे? पोटेंशियल डिफरेंस से। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? बैटरी वाला नहीं, कैपेसिटर के अक्रॉस वाला। इस सवाल में जो कैपेसिटर का क्रॉस है वही बैटरी का क्रॉस है। बात समझ मारिए। इसको अंग्रेजी में देख ऐसे लिखा रहता है, द फेज ऑफ करंट इज लीडिंग बाई 90 डिग्री, ऐसे लिखा रहता है, करंट इज लीडिंग बाई 90 डिग्री इन फेज टू पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे तुम्हारे सामने लाइन लिखी होगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके, ये चीज तो क्लियर होगी। अब इसमें एक चीज और बची रहेगी, कौन? बोले सर ये एक्सी क्यों जबरदस्ती इंट्रोड्यूस कर दिया आपने? एक्सी क्या है? मगर एक्सी है 1/ओमेगा सी। बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग बेसिकली ये जो एक्सी है ये एग्जैक्टली रेशियंस तो नहीं है, लेकिन अगर अपन सर्किट देखें तो आई बराबर ई नॉट अपॉन आर इंटू समथिंग समथिंग, तो आई बराबर ई नॉट अपॉन, मतलब रेशियंस की जगह आ गया, रेशियंस के जैसा है। आप इसको ऐसा समझ लो, ये रेशियंस नहीं है लेकिन रेशियंस के जैसा है, इसलिए इसको बोल देते हैं, इसका नाम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक, एक्सी के साथ और गेम खेलते हैं, बोला एक्सी बराबर अच्छे से बताओ सर। मैंने कहा ओमेगा की वैल्यू 2 पुट कर दे, 2 पाई एफसी। हाँ सही है, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दे 2 पाई है, तो एक्सी बराबर कितना आ जाएगा? 2 पाई एफसी। मतलब ये जो रेजिस्टेंस जैसी चीज है ये हमारे कंट्रोल में। अच्छी बात बताइए सर, हमारे कंट्रोल में कैसे? मैंने कहा क्या फ्रीक्वेंसी हमारे हाथ में है? चक्का घुमाया था पहली क्लास में, उसको जो रोटेट किया था, हाँ याद आ गया, 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 इसको रोटेट किया था। इसको अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा आराम से, और एक केस में इसको बहुत तेजी से घुमा दूं, बहुत तेजी से घुमा दूं, ऐसे और तेजी से घुमा दूं, तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया? मैंने तेजी से घुमाने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, और अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो इसका मतलब एक्सी घट जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करके क्या आप एक्सी को बदल सकते हो? तो ये हमारे हाथ में। जबकि मार्केट से जो कैपेसिटर खरीद के लाए हो उसकी वैल्यू तो सी है, वो वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन ये एक्सी हमारे कंट्रोल में। इसका मतलब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें सर्किट से, सर्किट वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करेंगे तो एक्सी बदल जाएगा। तो इसलिए कभी कभी एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ भी पूछ लेता है, कह देगा भैया एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बताओ क्या होगा। कहेगा सिंपल है, टेंशन नहीं लेना सर, याद करा देंगे धीरे धीरे, बार बार रिकॉल करा के। सर एक्सी फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ऐसा ग्राफ बन जाएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? बोले हाँ सर जी क्लियर है। तो ये एक्सी बड़े फायदेमंद है, ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस तो नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस के जैसा, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अक्सर इस एक्सी की वैल्यू आपको गिवन कर देती है, ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होती थी, तो या तो आपको वो सी की वैल्यू गिवन कर दे, सी की वैल्यू गिवन कर देगा, ओमेगा की वैल्यू गिवन कर देगा, तो एक्सी निकाल लेंगे। और अगर नहीं दे रखा तो डायरेक्ट एक्सी भी दे देता है कभी कभी। पहले आप इसको लिखो, मैं इसको और अच्छे से भी एक्सप्लेन करता हूं। लिख लिया? देख अगर तू नहीं लिखेगा ना, बिलीव मी, जब मैं आगे बढ़ूंगा ना तो कम समझ में आएगा। ऑफलाइन क्लास वाले क्यों अच्छे समझते हैं? क्योंकि मास्टर बता ऐसा समझाते हैं, बच्चे लिखते हैं, और जब तू अगर लिखेगा ना एक चीज को, तो तू रिकॉल करेगा, हाँ सर ने ये बताया था, हाँ सर ने क्यू बराबर से भी लिखा था, वी को डिफरेंशिएट किया, अच्छा ये करंट आ गया, ठीक है, तो आई बराबर ई नॉट अपॉन ये 1 ओमेगा सी लिखा सर ने, अच्छा इसको एक्सी कह रहे हैं। तो जब तू इनके साथ वक्त बिताता है ना तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल और इंप्रूव होता चला जाता है, डर खत्म होता चला जाता है। और वरना फिर अगर तू देखेगा ना बैठ के, जितनी जल्दी तू याद रहेगा ना, बिलीव मी उतनी जल्दी भूल भी जाएगा फिर तू, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा नोट्स बनाओ क्लास में बढ़िया तरीके से, ठीक, बढ़िया तरीके में, लाल पीले नीले पेन से नहीं, 2 पेन इस्तेमाल करो, लाल और नीला, और लिखो सारी चीजें, ठीक ठीक है सर। बोले सर इस चीज का फायदा क्या? सर क्यों कर रहे हो ये सब आप? जरूरत क्या है? मैंने कहा जरूरत ये है, ध्यान से देख। अगर मैं एक सवाल दूं आपसे, क्वेश्चन, ठीक है सर, ओके, ये रहा सवाल। अब यही क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन यार, यही क्वेश्चन, ये ले, यही वाला क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुझे कराया था, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं सारी बातें इस सवाल से निकालूं, ठीक है, ये रहा सवाल, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, ठीक ठीक है सर, चलो चलो सर शुरू करते हैं सर, कैसे करेंगे? मैं कहा भाई बात बता, इनका क्या एक लाइन में कैसे आंसर लिखेंगे, या एक एक करके एक चीज पूछते हैं। बोले सर ये तो सी गिवन है, एक्सी तो गिवन ही नहीं है। अगर मैं पूछ लूं पहला सवाल, फाइंड एक्सी, एक्सी कितना होगा? अच्छा, एक्सी का मतलब ये क्वेश्चन है, पहला सवाल। बोले सर कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा? मैं बोलूंगा 1/ओमेगा सी, वैल्यू पुट करो। ओमेगा कितना है? 50 पाई, सी कितना है? 5।
1/250 पी। बस तू देख 15 मिनट के अंदर तू कंफर्टेबल हो जाएगा शानदार तरीके से। ठीक ठीक है सर। मैं अगर आपसे पूछूं कि चलो ये सब तो ठीक है, मुझे बताओ करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, आई नॉट कितनी होगी। तुम कहोगे सर देखो पिछले रिजल्ट से हमें ये चीज देखने के लिए मिला कि सर ये जो भी है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। मैं बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक ठीक है सर। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं और ये मिटा के इसके नीचे लिख देता हूं इस चीज को। तुमने नहीं लिखा हो कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा कहीं किनारे में, नहीं तो इसको बार बार हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद। आई बराबर सर ये हो गया आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। मैं कहूंगा भैया आई नॉट क्या है, बोले सर आई नॉट की वैल्यू है ई नॉट बटे एक्सी। क्लियर है? ठीक है सर जी ओके। दैट मींस इस सवाल में अगर मैं आपसे पूछूंगा, अगले सवाल में अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई मुझे आई नॉट बता कितना होगा, तो आप बोलोगे ठीक है सर जी आई नॉट हम लिखेंगे आई नॉट बराबर ई नॉट बटे एक्सी। ई नॉट कितना है 10, ये 10 हो गया। एक्सी कितना है 1/250 पाई। इसको ऊपर ले जाओ 2500 पाई। ये हमारा आई मैक्सिमम आ गया। आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी आई मैक्सिमम आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई मुझे बता करंट कितना होगा, करंट की वैल्यू बता कितनी होगी, तो तुम बोलोगे अच्छा करंट, सर करंट जो भी आएगा सर करंट के बेसिकली जब भी कभी आपसे करंट पूछेगा या जब भी कभी आपसे ईएमएफ का पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, फंक्शन पूछेगा, मैं आपको बोलूंगा कि सवाल को हम दो तरह से तोड़ेंगे। अगला ब्रह्मास्त्र एसकेसी में तुझे देने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े बड़े सवालों में। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि जब भी कभी करंट पूछे और जब भी कभी करंट का फंक्शन पूछे टाइम का या ईएमएफ का फंक्शन पूछे, हम दो तीर खींच के मारेंगे। सर पहला तीर जाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू पर और दूसरा तीर हमारा जाएगा फेज पर, क्योंकि तुमने अगर मैक्सिमम वैल्यू निकाली और फेज निकाल लिया तो सवाल सॉल्व हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू के तो सीधा लगा दे वाला आई बराबर ई बाई आर, बस आर की जगह एक्सी आ गया। पहले आई बराबर क्या पढ़ते थे, क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ते थे, करंट बराबर आई बराबर ई बाई आर, यहां आर की जगह कौन आ गया एक्सी, मैंने एक्सी की वैल्यू पुट कर दी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने लगा दिया। दैट मींस मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप सीधा ठोक आई मैक्सिमम बराबर ई मैक्सिमम अपॉन एक्सी, एक्सी लिख दे आर लिख दे जो भी है। ठीक है सर। और फेजर के लिए, फेज के लिए आप देखो कौन आगे कौन पीछे। तो जैसे इस सवाल के लिए मैं बात करूं तो आप क्या लिखोगे, बोले करंट जो कुछ भी होगा दैट इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस 5, इस फॉर्म में आएगा करंट। मैंने कहा बिल्कुल आएगा। दैट मींस आई बराबर सर मैक्सिमम करंट कितना है, मैंने कहा 2500 पाई। ठीक है सर साइन। बोले सर ये क्या लिखे फेज, मैंने कहा एक बात बता, क्या कैपेसिटर में करंट आगे होता है, क्या कैपेसिटर में मैं ऐसा बोल दूं सर कैपेसिटर में हमने देखा करंट आगे होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, बोले इतना है। तो कैपेसिटर जो होगा इसके फेज से आगे होगा 90 डिग्री, मतलब 50 पाई टी तो है ही, 90 डिग्री ऐड करते हैं। ये तेरा पूरा फंक्शन आ गया। आगे बात समझ में? ये तेरा क्या आ गया मेरे भाई, पूरा का पूरा फंक्शन आ गया। ये देख पहला सवाल है इसलिए हो सकता है तुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, लेकिन बिलीव मी तू जानता है मैं सवाल की प्रैक्टिस भरपूर कराता हूं। थोड़ी देर के बाद तू मस्ती में मजे मजे में करेगा सवाल। बोले सर मैक्सिमम वैल्यू अलग निकाल दी और सर ये सवाल और इस सवाल सर आंसर भी तो सेम ही थे। आई बराबर ये देख कितना आया था जब हमने प्रॉपर इंटीग्रेट किया था, तो कितना आएगा 2500 पाई। सर ये क्या हो गया कॉस 50 पाई टी। तो ये आंसर और ये आंसर एक ही तो है, 2500 पाई साइन 50 पाई टी प्लस 90 तो कॉस पाई टी हो गया ना, कॉस 50 पाई टी हो गया ये। और यहां पे भी हमारा आंसर यही आ रहा है कॉस 50। सेम आंसर इज सेम। हम एक मैथमेटिकल रिजल्ट निकालना चाहते हैं यहां से, और वो रिजल्ट निकालने के चक्कर में तेरे सामने कुछ चीजें आ गई। बोले क्या चीज आ गई, बोले एक तो आ गया एक्सी। बोले क्या होता है, बोले 1 ओमेगा सी। बोले ओमेगा क्या होगा, बोले आप खुद बताओ ओमेगा क्या होगा। अच्छा ठीक है, सी क्या होगा, सी तो पढ़ के आए हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो एक्सी क्या होगा, मैंने कहा एक्सी 1 ओमेगा सी। इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, अक्सर इसकी यूनिट ओम लिख दी जाती है। अगर ओम लिख दिया तो टेंशन मत लेना, रेशियन जैसी लिख देते हैं। क्यों, बोले सर बात तो वही आ रही है ना सर, वो रेशियन की जगह तो आ गया ये। क्या ये एक्जैक्टली रेशियन है, नहीं। क्या रेशियन के जैसा है, हाँ। तो जैसे रेशियंस वाला सवाल हुआ करता था बिल्कुल उसी प्रकार से हमें ऐसे डील करना है। पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं इस पे अभी छोटे छोटे बेसिक सवाल पढ़ा के थोड़ा लेवलाइज करूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। नोट करो पहले इसको। हो गया, ठीक है। अब एक काम करो, ये नोट करो क्वेश्चन, सवाल में लिख लो फाइंड एक्सी आई मैक्सिमम एंड आई, और ये हो गया तेरा सॉल्यूशन। ये हो गया तेरा सॉल्यूशन। एक्सी लिख ले, आई मैक्सिमम लिख ले, ठीक है। मुझे उम्मीद है शायद काफी सारे बच्चे समझ गए होंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाया तो टेंशन मत ले, 2-3 सवाल करेंगे। तुझे ये तरीका ज्यादा बेटर लगेगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इंटीग्रेशन वाला ज्यादा बेटर था, नहीं, क्योंकि हमें इस चैप्टर के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, हमें चलना है जो हमारे सिलेबस में सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बिलीव मी दिस मेथड इज बढ़िया मेथड। अभी तो अच्छा लगने लगेगा देख। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सवाल देख तू। सर हाँ कैपेसिटर, ठीक है सर, हाँ इससे करंट पास कर रहा है, आई बराबर 10 साइन ओमेगा टी। अच्छा और बताओ, बोले सर एक्सी की वैल्यू सपोज है 3 या तो, मैंने कहा ठीक है। बोले फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन
लिखना मत, पहले समझ। सर कैपेसिटर, मैंने कहा हाँ। सर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, मैंने कहा हाँ। तब बी ए बी अगर मैं आपको कह दूं 10 साइन ओमेगा टी प्लस सपोज मान के चलो 30 डिग्री है, या पहले 30 डिग्री ले लेते, सिंपल सवाल लेते हैं फिर लेवलाइज करेंगे। और मैंने बोल दिया डायरेक्ट एक्सी की वैल्यू सपोज 2 ओम है, ठीक है। फाइंड करंट इन द रेजिस्टेंस, आई बताओ कितना होगा। सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों का आप ध्यान से समझ, पेन नीचे रख दे, समझ ध्यान से। बोले सर जी, मैंने कहा हाँ। सर ने बोला था जब भी कभी करंट पूछेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम 2 तीर खींच के मारेंगे। पहला तीर एकदम तीर निशाने पे लगना चाहिए, छोड़ दे एकदम। अभी रुक जा, पहले पता तो कर किस पे लगाना है। पहले लगाना है मैक्सिमम वैल्यू पर, मैक्सिमम वैल्यू देखिए फटाक से छोड़े, फटाक से लगेगा। मैक्सिमम वैल्यू मतलब सबसे पहले आप निकालो व्हाट इज आई मैक्सिमम। सर आई मैक्सिमम, सर आपने तरीका बताया था आई मैक्सिमम बराबर सर ई मैक्सिमम अपॉन आर, बस आर की जगह यहां एक्स ही आ रहा है। अगर तू भूल भी गया तो ये ओम ना तेरे को मदद करेगा, अच्छा यही करना है, ये डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो आई मैक्सिमम क्या, ई मैक्सिमम अपॉन एक्सी। पहले आर आता था जब मैं तेरी एज में था, तो मैं इसको ऐसे याद रखता, अब कुछ नहीं यार, v इक्वल टू आई आर ही चल रहा है, बस खत्म। बस आर की जगह एक्सी आ गया, खत्म। बोले ठीक है सर, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए तू लगा दे। बोले ठीक है सर लगा देते हैं। बताओ सर ई मैक्सिमम कितना है, मैंने कहा 10 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 है। और बताओ एक्सी की वैल्यू कितनी है, बोले 2 है, तो कितना आ गया, बोले 5 आ गया। ओके नेक्स्ट। बोले सर अब अगर हमको आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए तो हम क्या करेंगे, बोले आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग समथिंग जाएगा, आई नॉट तो आप निकाल चुके हो 5 आ गया साइन ओमेगा टी। अब अंदर, अब मुझे फेज के साथ खेलना है। अब तो दूसरा तीर खींचेगा ऐसे, बोले दूसरे तीर में क्या करना है, फेज। सर करंट आगे होता है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। करंट आगे होता है तो यहां पर करंट को आगे रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, इतना, तो इसको आगे करना है, तो कितना आगे करना है 90। खत्म सवाल हो गया। आई बात समझ, तो ये है खेल। जैसे एक सवाल और देख, एक सवाल और देख, एक सवाल और देख, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर लिखूंगा। देख मैंने बोल दिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मैंने बोला बी ए बी बराबर है 50 साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। ऐसे भी दी हो सकती है, कोई जरूरी थोड़ा हमेशा साइन ओमेगा टी प्यार मोहब्बत वाली दी, ऐसे भी दे सकता है। मैंने कहा ठीक है। बोला एक्सी की वैल्यू बताओ, मैंने कहा चल एक्सी की वैल्यू सपोज मैंने कह दी 10 ओम है, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं भाई करंट बताओ, करंट कितना होगा, करंट आई। मैंने कहा आई बराबर सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आई मैक्सिमम के लिए लगा दो सर, बी इक्वल टू आई आर ठोक दो, आर की जगह एक्सी लगा दो। आई मैक्सिमम बराबर बी मैक्सिमम बटे एक्सी, बी मैक्सिमम कितना है 50, मतलब फेज में सब भूल जा, मैक्सिमम वैल्यू पकड़ 50 और एक्सी मतलब रेशियो की वैल्यू कितनी है 10, तो 50 बटे 10 5 आ गया, सही। तो आई मैक्सिमम है, मैंने कहा हाई मैक्सिमम है। अब आई मैक्सिमम पहुंच गया, मुझे पूरी क्वेश्चन लिखनी है। बोले अब फेज के साथ खेलो, साइन। फेज के साथ कैसे खेलना है, बोले सर करंट जो होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस 90 डिग्री आगे होता है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं डिराइव करके, तो उस चीज का मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करना चाहूंगा। बोले सर ओमेगा टी माइनस 30 ये तो पुराना फेज हो गया, और इसमें आप क्या जोड़ दोगे प्लस 90। अब ये रिजल्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, दैट मींस योर आंसर इज 5 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। अब इसके बाद मैं खेल जाऊंगा इस सवाल में, क्या बोले सर जी आई आर एम एस बता दो क्या होगा। अरे भाई आई आर एम एस, सर आई की मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी, आई आर एम एस कितना होगा 5/√2 हो जाएगा, ठीक। तो देख रहा अब तो समझ गया होगा क्यों मैं इतने आराम से उठ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। आई है, आई मैक्सिमम है, आई आर एम एस है, ई है, ई आर एम एस है, ई मैक्सिमम है, ठीक है, ओमेगा है, अब तो एक्सी भी आ गया है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत आराम से चल रहे हैं, लेकिन है मजेदार, इसमें कोई फिजिक्स नहीं चल रही, तू देख रहा है फिजिक्स के नाम पे केवल बी इक्वल टू आई आर ए की फॉर्मूला चल रहा है, ठीक है, या क्यू बराबर सी बी, बाकी सब मैथ से। अब जैसे सवाल हो गया, अब ध्यान से देखिए सवाल, देखो कैसे लिखूंगा डायरेक्ट सॉल्यूशन। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ठीक है सर। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ बताओ, लिख देंगे सर बी बराबर बी से रिप्रेजेंट कर दो, चलो सब मैक्सिमम वैल्यू। मैंने कहा मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी, सब बी इक्वल टू आई आर। मैंने कहा हाँ, तो आई कितना है 10, आर कितना है 2, 20, ये एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है सर। साइन, ठीक है सर। सर साइन, सर फेज के साथ खेलो भाई। जो करंट होता है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस से 90 डिग्री आगे होता है, करंट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस से 90 डिग्री आगे होता है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, तो इसका जो फेज होगा इस करंट से 90 डिग्री पीछे होगा, -90, खत्म, एक ही लाइन आंसर। अब कुछ बच्चे बोले सर 20 कैसे लिखती है आई वाला, मैंने कहा भाई अभी बोला था ना तेरे को अगर ई लिखना है तो ई लिख ले, यहां पर लिख ले, ई इज द पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे, बोले सर आई मैक्सिमम क्या पढ़ा था, बोले ई मैक्सिमम बटे आर बटे एक्सी, तो इसका मतलब ई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, बोले आई इंटू एक्सी, आई मैक्सिमम इंटू एक्सी। आई मैक्सिमम कितना है, बोले 10 है, और एक्सी कितना है, बोले 2 है, तो कितना आ गया 20, तो ई की मैक्सिमम वैल्यू तो 20 आ गई। और फेज वाइज सर ई ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मैं उसको डेरिवेशन मैंने ई से दिखा दिया ना, इसलिए मैं यहां से दिखा रहा हूं ताकि तू कंफ्यूज ना हो। मैंने यहां पे इसको ई से दिखाया था, ये ई था, ये जो भी था ई नोट चल रहा था, तो तू चाहे वी से दिखा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर, ठीक। तो बेसिकली आप ये समझिए क्या कि सर कैपेसिटर में जो भी करंट पास करेगा उसका फेज उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उससे 90 डिग्री ज्यादा होगा।
फेज ज्यादा मतलब मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है, करंट का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, उसमें साइन के अंदर जो कुछ टर्म आएगा, वो टर्म 90 डिग्री ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पोटेंशियल डिफरेंस का जो साइन के अंदर वाला टर्म होगा। सीधी सी बात ही कहना चाह रहा हूं। बात समझ मारी? फेज का मतलब समझ जाओ, फिर से बोल रहा हूं, फेज का मतलब प्लीज यहां एसएचएम मत ढूंढिएगा, यहां पर पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करा के उसकी छाया दीवार पे मत देखिएगा, वो अलग चीज थी। फेज का मतलब यहां केवल इतना है, साइन के अंदर क्या है भाई ये बता दे तू, साइन के अंदर क्या है? हम पढ़ते हैं ना आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई ये ओमेगा टी, दिस इज द फेज। पहले आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर मैं ऐसे बोलूं कि आई बराबर है tan साइन ओमेगा टी, बताओ इसका फेज क्या होगा? फेज ओमेगा टी। कोई बोले आई बराबर tan साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, इसका फेज क्या होगा? ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ये फेज होगा। कोई बोले आई बराबर tan साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री, इसका फेज क्या होगा? बोले ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। कोई बोले आई बराबर tan कॉस ओमेगा टी, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बताओ, तो इस वजह से इसको मत घटा देना। इसके सवाल आता था इसके बीच का फेज डिफरेंस बताओ, इन दोनों को डायरेक्टली मत घटा देना, पहले इसको सॉल्व करना, इसको साइन में ही लेके आना, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ठीक है सर, रख दिया। अब इसका फेज कितना हो गया? इतना हो गया ओमेगा टी माइनस 30, और इसका फेज कितना हो गया? ओमेगा टी प्लस 90। इनका जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड द फेज डिफरेंस, जो कि 120 डिग्री जा रहा है। जब आप दोनों घटाओगे तो बड़े में से छोटा घटा दे, पॉजिटिव आंसर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा टू ओमेगा कैंसिल आउट, 90 में से माइनस 30 घटाएगा तो 120, इसका मतलब इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस मतलब फेज का डिफरेंस। समझ रही? वेव ऑन स्ट्रिंग में पढ़ते थे, ठीक है, साउंड में पढ़ते थे, वही कहानी आपकी यहां पर आ रही है। आगे बात समझ में? तो यहां पे बेटा दो चीजें हैं, देख मैं फिर से बताता हूं, दो तीर हैं जो तुझे बढ़िया तरीके से लगाने। एक है मैक्सिमम वैल्यू का और एक है फेस का। फेस के लिए अलग खेलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए अलग खेलेंगे। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप केवल चीज इस्तेमाल करो, क्या सर? बी इक्वल टू आई आर, मन ही मन में बी इक्वल टू आई आर लगाओ। बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज द करंट, और आर की जगह यहां पर एक्स। लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैं पहले बोल देता हूं मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब बी मैक्स बराबर आई मैक्स इंटू आर। मतलब यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, ठीक है, पहले आप ये नोट करो, ये लिख लिया? लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। ये लिखो, ये लिखो, मतलब रिजल्ट। सर देखो ये था कैपेसिटर और ये था हमारा ये। अगर मैं इसको बोलूं ई नॉट साइन ओमेगा टी और यहां बोलूं सर इसका कैपेसिटर है एक्सी है, इसका रिएक्टेंस, तो देख ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं आई मैक्सिमम बताओ, तो सीधा बोलेगा ई मैक्सिमम बटे एक्सी, डायरेक्ट। समझ मारी बात? अच्छा, अगर मैं दोनों को √2 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ सर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आई मैक्स बाई √2 क्या हो गया? आई आर एम एस बराबर ये क्या बन गया सर? ई आर एम एस बाई √2 बाई एक्सी। मतलब एक रिजल्ट और तुझे बड़ा प्यारा मिल गया कि सर हम यहां पर आई मैक्सिमम बराबर लिख सकते हैं ई मैक्सिमम बटे एक्सी, और √2 डिवाइड कर दोगे तो आई आर एम एस बराबर लिख सकते हैं ई आर एम एस बाई एक्सी। मतलब जब v इक्वल टू आई आर मन ही मन में हम लगा रहे थे, वो आरएमएस के लिए भी लगा दो और वो मैक्सिमम के लिए भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर क्या इसका मतलब ये भी लिखते हैं क्या सर आई बराबर ई बाई एक्सी? मन का ये गलत हो जाएगा। ये गलत कैसे हो जाएगा? मतलब ये गलत इसलिए हो जाएगा, जब हमने सॉल्व किया तो आई की वैल्यू क्या निकल के आई? पूरा जब इंटीग्रेट किया ई नॉट बाई एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अब तो समझ जाएगा सारी चीजें, ये हमने सॉल्व करके निकाला प्रॉपर इंटीग्रेट करके। और ई कितना है सर यहां पर? ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये नहीं वैलिड है। क्यों नहीं वैलिड है? मैंने कहते आई बराबर ई कितना है? ई नॉट साइन ओमेगा टी बटे एक्सी। ये करंट आ रहा है, तो भाई करंट तो ये आना चाहिए था, ये और ये दोनों चीज अलग है भाई। यहां पे ओमेगा टी क्या चल रहा है? तो अलग अलग आ गया। अगर दिस इक्वेशन इज वैलिड, कोई कहेगा ना सर ये इक्वेशन वैलिड है या नहीं है, तो मैं कहूंगा नहीं है। बोले क्यों नहीं है? मैंने कहा तू ये बता, सच्ची मुच्ची में करंट जब सॉल्व किया तो क्या आया? बोले सर ये आया ई नॉट बाई एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। सर ये आया था। मैंने कहा ई कितना है? बोले सर ई इतना है, एक्स से डिवाइड मारते हैं, सॉल्व कर, ई नॉट बाई एक्स कैंसिल आउट। ये क्या हो गया सर? ये हो गया सर साइन ओमेगा टी प्लस 90 कॉस ओमेगा टी। वो क्या हो गया? साइन ओमेगा टी। उसको दे लेके चला जा, tan ओमेगा टी बराबर 1। ये क्या चल रहा है भाई? हद्दी कर रहा भाई, tan ओमेगा टी बराबर 1। इसका ओमेगा की वैल्यू फिक्स है, मतलब टाइनी फिक्स कर दिया तूने एक तरह से, घड़ी को रोक दिया एक तरह से। मतलब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे ना। आप ये चीज देखो ना, डिवाइड ही क्यों कर रहा हूं मैं? ये दीज टू आर नॉट इक्वल, ठीक? तो इसलिए आई बराबर ई अपॉन एक्सी नहीं है। ये दोनों सर इसमें गलती क्या हो रही है? मैंने कहा गलती फेज की हो रही है। तभी तो मैं सिखा रहा हूं कि ई दे रखा है तो इसका फेज कैसे लिखेंगे करंट का। तभी तो हम लोग फेज को अलग खेल रहे हैं और ई को अलग खेल रहे हैं। तो आई मैक्स बराबर ई मैक्स बाई एक्सी ठोक दे, आई आर एम एस बराबर ई आर एम एस बटे एक्सी ठोक दे। समझ मारी बात? अभी इस पर प्रैक्टिस कराता हूं मैं, ठीक है? पहले इस रिजल्ट को तो इस्तेमाल कर, इसको नोट कर जल्दी से, जल्दी से लिख इसको फटाक से।
मिनट से पहले। देख लिया? चल एक सवाल में मेरे को ये करके दिखाओ अभी। ये दो सवाल मैं दे रहा हूं, सुकून से एक एक वैल्यू निकाल के दिखाओ, ईच एंड एवरी, ई मैक्सिमम, ई आरएमएस, आई मैक्सिमम, आई आरएमएस और आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। उसी प्रकार से रेजिस्टेंस में नो इंटीग्रेशन, कोई इंटीग्रेशन नहीं करना है, कोई पुरानी चीज नहीं लगानी है, हमको बस ये चीज लगानी है जो मैंने अभी तक सिखाई है तुम्हें। करो, बहुत सेलेक्टिव हो गए, सही बता रहा हूं, जिस डायरेक्शन में लेके चल रहा हूं बस चलता रहे, सारे सवाल बनेंगे तुझसे। एसी बहुत ज्यादा परेशान करता है लोगों को बाहर, क्योंकि जनता आई आर एम एस, सी आर एम एस ये वैल्यू ठीक से पिक नहीं कर पाती है। बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा, जो चीज पूछ रहा है वही निकालो। करो, चलो आ जाओ। जैसे ई मैक्सिमम 10 है, 100 है, ई आर एम एस 100/√2। सर आई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम अपॉन एक्ससी, ई मैक्सिमम कितना है 100, एक्ससी कितना है 20 बराबर 5। आई आर एम एस, तो चाहे तो तू ऐसे लिख दे, ई आर एम एस अपॉन एक्ससी। ई आर एम एस कितना भाई साहब 100/√2, एक्ससी की वैल्यू कितनी है 20। या फिर तू ऐसे लिख दे, यहीं से निकाल दे, आई आर एम एस क्या होगा, साइनसोइडल फंक्शन है, आई मैक्सिमम/√2 होगा, 5/√2 हो जाएगा। ठीक, अब अगर करंट ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम में जानना चाहूं तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। बोले सर करंट में लिखूंगा आई बराबर आई मैक्सिमम, अब मनी मन भाई 5 हो गया आई मैक्सिमम साइन। अब बोले फेस के साथ खेलो, सर इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका फेस कितना है ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। सर करंट जो होगा ना, इसमें जो भी करंट होगा वो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 90 डिग्री आगे होगा, सीधा 90 जोड़ दे, खत्म सवाल, आंसर। आगे बात समझ में, ये खेल है ना। अब ये डायरेक्टली हम क्यों लिख पा रहे हैं, नो नीड टू इंटीग्रेट, वरना इंटीग्रेट करेगा ये आंसर आएगा। हम डायरेक्टली क्यों लिख पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वो रिजल्ट डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अब ये चीज, इस बार रेजिस्टेंस दे दिया, कोई बात नहीं, ई मैक्सिमम कितना होगा, बोले 100, ई आरएमएस कितना होगा, बोले 100/√2, आई मैक्सिमम कितना होगा, ई मैक्सिमम बाई आर, इस बार तो सीधा सीधा आर है, आर की वैल्यू कितनी है 20, कितना हो गया 5 आ गया। अगर मैं यहीं से आई आरएमएस पूछता तो 5/√2 लिख देता, और वरना तो आई आरएमएस निकालने के लिए तो वैसे खेल ले, बोले वैसे कैसे, लिख ले आई आरएमएस बराबर सर ई आरएमएस बाई आर। अब आर है तो आर ही लिखेंगे, ठीक है सर जी, दैट मींस 100/√2, आर की वैल्यू कितनी है 20। जा भाई, ये लो समझ मारिए। अब अगर यहां मैं करंट का फंक्शन पूछूं तो इसके पेट में लिख, तब तो तू करंट का फंक्शन कैसे लिखेगा, करंट बराबर सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू पर, मैक्सिमम वैल्यू पर अटैक मारो, मैक्सिमम वैल्यू अटैक मारो, ये कितना है 100, ये कितना है 20, मैक्सिमम वैल्यू करंट 5। अब फेज के साथ भाई, रेसिस्टेंस में तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस सेम फेज में होते थे, जिधर करंट उधर ही पोटेंशियल डिफरेंस, उधर ही वीआर, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका फेज कितना ओमेगा टी प्लस 60, तो वही फेज इसका हो जाएगा। 90 ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। सर यहां क्यों ऐड कर रहे थे, ये यही तो इसलिए तो इंटीग्रेट किया था ना, याद का क्यू बराबर सीबी लिखा था, पन्ना पलट के देख, कॉपी में लिखा हुआ है क्यू बराबर सीबी, ठीक है, तो क्यू बराबर सीबी, तो बी का फेज आ गया साइन साइन कुछ भी आ गया, फिर जब क्यू को डिफरेंशिएट किया तो करंट आया, तो साइन डिफरेंशिएट होकर कॉस बन गया ना, तो कॉस बनने का मतलब क्या हो गया, फटाक से 90 डिग्री आगे चला गया, तो करंट मैथमेटिकली साइन के अंदर के फंक्शन में 90 डिग्री आगे भाग गया। ठीक, तो उस चीज का हम यहां पे डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी, जल्दी से नोट कर लो भैया। हो गया, तो एक चीज और है, जैसे अभी हमने रेजिस्टेंस वाले केस में अभी हमने देखा था कि जिधर करंट होता है उधर ही उसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में करंट आगे होता है 90 डिग्री, ये हम लोगों ने देख लिया। तो कभी कभी फेजर वाला सवाल भी आपके सामने देखने के लिए मिल सकता है कि सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस तरफ करंट है, मान के चलो इस तरफ, थोड़ी देर के लिए कहीं भी मान ले, ठीक है, मान ले उसने बोल दिया चलो बी मान लो बी इस तरफ है, बी इस तरफ मतलब मान लो जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फेज सपोज मैं इस दिशा में दिखा रहा हूं, तो करंट किधर होगा, बोले करंट 90 डिग्री आगे होगा, दैट मींस ऊपर की तरफ करंट होगा। समझ में आ रही है? सपोज अगर मैं ऐसा कह दूं कि भाई बीसी बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज 100 साइन ओमेगा टी है, तो करंट क्या होगा, करंट इन द कैपेसिटर, ठीक, यहां उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो हम अलग से अटैक करके निकालेंगे, एक तीर मार के मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर मैं फेज के साथ खेलूंगा तो आप ये लिखोगे ना, करंट तो आगे होता है 90 डिग्री। तो अब अगर फेज वाइज मैं आपको दिखाना चाहूं कि ये साइन ओमेगा टी वाली लाइन है सपोज, तो आप क्या बोलोगे, बोले सर इधर अगर बीसी हो गया तो आई जो होगा ना इसके 90 डिग्री ऊपर हो जाएगा। हमारी बात समझ में, तो यहां छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं। सपोज कोई बोले कि भाई मैं तो वीसी इधर दिखाना चाहता हूं इस तरफ, अब आई बताओ किधर होगा, तो भैया इधर 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री आगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, फिर आपको करंट इधर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा कोई बोले कि सर मैं तो इधर दिखाना चाहता हूं वीसी इस तरफ, मन का ठीक है, तो इन दैट केस करंट 90 डिग्री आगे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आपको दिखाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? कोई कहेगा भैया तू लड़ गया, कह रहा मैं तो नीचे की तरफ दिखाऊंगा बीसी, अब बोलो क्या करना है, कोई नहीं रोक रहा। सपोज कोई सवाल बना ही दे ऐसा, ठीक, तो तू बोलेगा सर एंटी क्लॉकवाइज चलो आई की तरफ मिल जाएगा, ये करंट आ जाए।
अरे बात समझ में, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। बस याद रखिएगा कि अगर प्लस है, जो आगे है उसको एंटी क्लॉकवाइज उतने डिग्री आगे लेके चले जाओ। क्लियर है। और उसमें क्या हो रहा था, केवल आर रेजिस्टेंस में क्या था, जिधर भी था उधर ही आई था, वहां कोई फेस का लफड़ा था ही नहीं। क्लियर है। तो इसके बाद आई होप काफी सारी चीजें आप कैच कर लिए होंगे, ठीक है। तो जो है बेसिकली मुझे लग रहा है कि मुझे कंटेंट इतना ही रखना चाहिए, इससे ज्यादा रखेंगे तो शायद हो सकता है कि नया नया चैप्टर है, पहली बार आप पढ़ रहे हो, है ना, कहीं निकल जाए भाई साहब, पता चला इधर से पढ़ा इधर से भूल गए। लेकिन 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 मैं चाहता हूं कि सवाल से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं एचसीवी के, स्पेशली जो लैंग्वेज प्रॉब्लम में फंसाते हैं, वो मैं एक बार आपको दिखा दूं। तो मैं अब वो क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूं, आपको कॉपी में नहीं लिखना है, प्लीज नो नीड टू राइट, कोई भी लिखने की जरूरत नहीं सवाल को, ठीक है। आराम से बस एक बार देखो, अगर कोई सवाल आपको लगा कि यार ये तो मुझसे गलती होगी तो फिर आप लिख लीजिएगा। जैसे कि आजा शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले पीवाईक्यू देख लेते हैं। जैसे एक पीवाईक्यू ये है, उन्होंने बोला कि इन ए सर्किट कंसिस्टिंग द कैपेसिटेंस एंड जनरेटर विद अल्टरनेटिंग ईएमएफ, मतलब ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी उसने दे दिया। मुद्दे की बात ये है, VC एंड IC आर द वोल्टेज एंड करंट, फेजर डायग्राम बता दो क्या होगा। भैया अगर VC कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है तो हम सीधा बोलेंगे करंट जो होगा वो 90 डिग्री आगे होगा। अब चेक करके देख, इसमें करंट 90 डिग्री पीछे है, गलत। इसमें दोनों एक तरफ है, गलत। इसमें 90 डिग्री आगे है, सही। इसमें तो अपोजिट ही हो गए, गलत। तो बेस्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट और देख, और देखो बे, और देखो बे, और देखो बे, और देखो बे, और देखो बे। चलो पहले HCV के सवाल देख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके। जैसे पहला क्वेश्चन ये आपकी एक्सरसाइज में, ठीक। रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग रेटेड 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज। मतलब आप समझो इस सवाल को, वो भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ये 110 वोल्ट है, ये 50 हर्ट्ज है, दैट मींस ये VRMS है भाई साहब, ये VRMS है। मैंने बोला था ना, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये VRMS है। बोले ठीक है सर। अब उसने बोला RMS करंट बताओ, तो अब लिख दे भाई साहब, RMS करंट बराबर रेजिस्टेंस का केस है VRMS अपॉन R, R मतलब सॉरी 20 कर दो, मतलब हो गया, ये ले 110 बटे 20। अगला सवाल, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट। अच्छा ये तो ए हो गया। बोले सर हमें पता है IRMS क्या होता है, I मैक्सिमम बाई √2। IRMS निकाल चुके हो, ये कितना जा रहा है 11 बटे 2 बराबर I मैक्सिमम बाई √2। नेक्स्ट, टाइम टेकन बाई करंट टू चेंज फ्रॉम इज मैक्सिमम वैल्यू टू RMS वैल्यू, याद है ना T/4, है ना। ये सवाल बहुत बार रिपीट हो रहा है, ये तो याद ही कर लो भाई साहब तुम, ठीक है। T/4 जा रहा है, अरे वहां से उधर, समझ गया ना। मैक्सिमम से मतलब ऐसे वाले तरीके से बताया था, वहां से यहां तक, वरना पूरा सॉल्व मैंने करा के दिखा दिया था शुरू में, ठीक है। टी कैसे पता चलेगा भाई, फ्रीक्वेंसी दे दी ना पर फ्रीक्वेंसी T बराबर 1/f बराबर 1/50। और सवाल देख नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट ऐसा दे रखा है, कैलकुलेट द RMS करंट। यहां से लेके RMS करंट बताओ। सवाल इज प्योरली मैथमेटिक्स, आप सीधा बोलोगे IRMS बराबर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के I स्क्वायर मतलब I नॉट स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन टाउ का स्क्वायर इंटू DT 0 से टाउ अपॉन DT 0 से टाउ। बस खत्म। फिजिक्स में यहीं तक पहुंचा सकता हूं, उसके बाद अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर भी कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, अब जैसे 3 सवाल मैंने यहां पे लिए हैं, प्लीज ध्यान से देखना तीनों सवाल। पहला क्वेश्चन, उन्होंने फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट टू चेंज द वैल्यू फ्रॉम 0 टू RMS वैल्यू। अब समझ गया, 0 से RMS के लिए पूछ लिया। 0 RMS का मतलब I नॉट बाई √2, I नॉट बाई √2। जैसे SHM में करते थे, 0 से A/√2 तक जाने में कितना टाइम लगता था, कितना टाइम लगता था 0 से A/√2 45 डिग्री में T/8 T/8। अच्छा अच्छा अच्छा, यहां मैंने शायद उल्टा लिख दिया है ना, सॉरी, 50/8 हो जाए, करेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है सर, ओके सर। नेक्स्ट अगला बी ऑप्शन, द सेकंड क्वेश्चन, द हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 220 वोल्ट। कितना शरीफ है, कह रहा RMS वैल्यू, ऑल तो देते नहीं है लेकिन दे दिया भाई साहब। कितने शरीफ हो, कितना सवाल आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। 50 हर्ट्ज, फाइंड द पीक वैल्यू। अच्छा पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी 220 √2, ठीक है। एंड द लीस्ट पॉसिबल टाइम इन विच द वोल्टेज कैन चेंज फ्रॉम RMS वैल्यू टू 0। RMS से 0 होने में कितना टाइम लगेगा सर, कम से कम बताओ, अगेन T/8, ठीक है। अरे अभी तो देखा था ना, ये ऐसे देखो, ऐसे सपोज I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी का ये ग्राफ है, तो यहां पर ये आपका हो जाएगा IRMS। ये कहानी चल रही है, ये क्या है I नॉट, तो ये हो जाएगा IRMS। सबसे पहले वैल्यू यहां आएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां भी आएगी, यहां भी आएगी, वैल्यूज अचीव होती चली जाएंगी, ये वैल्यू अचीव होती चली जाएगी। खैर अगर वो लिस्ट के बारे में बात कर रहा है तो आई थिंक दिस इज अ लिस्ट, सबसे कम समय में यही हो जाएगा, मैक्सिमम से 0, ठीक। तो अब अगर टाइम के बारे में बात करें तो तू वैसे लिख सकता है, डायरेक्ट लिख सकता है। कैसे, बोले सर ये तो हो जाएगा T/4, ये कैपिटल T/2 T/4, और ये क्योंकि IRMS I नॉट बाई √2 पे ही जा रहा है तो ये T/8, ये भी T/8, सॉरी T/8 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3 T/8, ये 4 T/8, मतलब T/2 हो गया है ना। ऐसी आगे बढ़ती चली जाएगी। खैर लौट के वापस आते हैं, अगला सवाल, ए बल्ब रेटेड
60 वॉट एंड 220 वोल्ट, ठीक है, इस कनेक्टेड अक्रॉस हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द फिलामेंट। सवाल को तोड़ो। सवाल को तोड़ना है कि भाई एक बल्ब है जिसका रेटेड 60 वोल्ट और 220 वोल्ट दे दिया, इसका मतलब याद करो ये रेजिस्टेंस देने का बहाना है, तो यार रेजिस्टेंस क्या लिखोगे इसका सर 220 का स्क्वायर बटे 60। ये हम लोग पढ़ चुके करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, ये आर आ गया उसका, ओके। अब उसने बोला कि मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट बताओ, आई मैक्सिमम। तो भाई एक बात बताओ, क्या ये आरएमएस वैल्यू है 220 वोल्ट? तो इसका मतलब आई आरएमएस निकाल सकता हूं। आई आरएमएस बराबर क्या हो जाएगा सर, बी आरएमएस 220 बटे आर। ये आई आरएमएस आ गया। तो आई मैक्सिमम कितना होगा? बोले सर इसका √2 कर दो, 220 √2 बटे आर। आर की वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करते हैं। समझ रहा है, ये है कैलकुलेशन है, मैंने बोला था ना आपको कि सवाल टूट जाएगा लेकिन कैलकुलेशन आएगी, आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा जरूर, ठीक है। और सवाल देख नेक्स्ट, ये रहा, ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, जो एचसीबी में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2। जैसे पीक वैल्यू इन 220 वोल्ट एसी सोर्सेस 220 √2। अब तुझे ये समझना पड़ेगा कि ये 220 देकर पीछा छुड़ा लिया, क्या है ये? मैंने कहा ये आरएमएस वैल्यू है, ये मतलब शुरू में कहना चाह रहा था, ठीक है सर। इसका मतलब आंसर ही 220 √2। इसका मतलब 1.4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1.√2 कितना था? 1.4 14 28 28 29 30 31, सी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। एंड एसी इज रेटेड इतना, इसका मतलब हम समझ गए, ये आरएमएस है, ये फ्रीक्वेंसी है। एवरेज वोल्टेज इज कैलकुलेटेड इन टाइम इंटरवल इतने से इतना। अब उसे बोला एवरेज वोल्टेज बता दो। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से सुनो, ठीक। बोले सर ये बताओ, सपोज करंट की वैल्यू जो है एसी सोर्स इज रेटेड, मतलब ई जो है ई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का होगा। मतलब बिल्कुल सही बात है, ओमेगा बताओ कितना होगा? बोले सर ओमेगा सर 2π/t या 2πf लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2π/t इंटू टी। बनकर ठीक है। उसे बोला एवरेज वैल्यू बताओ 0.01 के लिए। अब कुछ बच्चे देखते तुरंत आंसर दे देते हैं, बोले सर एवरेज वैल्यू तो मस्ट बी 0 होना चाहिए। आंसर गलत आ जाता है तुरंत। बोले क्यों? बोले सर साइनोसाइडल फंक्शन है, दे रखा उसने साइनोसाइडल, नहीं दिया तो नहीं, तो फिर कैसे मान लिया? पहली बात। दूसरी बात, तूने ये कैसे मान लिया कि ये कंप्लीट टाइम पीरियड है, एक ही टाइम पीरियड है? क्या पता 2 हो, क्या पता 3 हो, क्या पता आधा दूर हो, क्या पता 1/4 हो। तो पहले आप इसका टाइम पीरियड निकालो। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1/5, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1/50, ठीक। 100 पर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, दैट मींस ये कितना निकल गया? 0.02 निकल के आ रहा है। तो टाइम पीरियड 0.02 है। तो अगर ये ग्राफ साइनोसॉइडल होता तो इसका मतलब ये 0, तो ये 0.02, तो ये 0.01। ये आई ई मान ले, आई माने कोई फर्क नहीं पड़ा, एवरेज वैल्यू निकाले कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 0 से 0.1 तक के लिए इस केस में एवरेज वैल्यू 0 नहीं आती, 2E0/π आती, जैसे कल की क्लास में देखा था। तो 0 तो नहीं आती, ठीक है। और अगर सपोज ये कॉस गिवन होता ऐसा, तो ये क्या होता भाई साहब? ये होता 0.02 सॉरी, और ये होता 0.01। तो इन दैट केस ये वाला एरिया सेम हो जाता। तो अगर फंक्शन साइन का गिवन होता तो नॉन जीरो आंसर आता। कॉस का गिवन होता इस केस में तो 0 आंसर आता। कुछ और दिया होता कि साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, तो भी नॉन जीरो आ सकता था। दैट मींस हम ये बोल नहीं सकते कि डेफिनेटली 0 आएगा, हम बोलेंगे मे बी 0। आगे बात समझ में? ये चीज है। खैर आई होप कैलकुलेशन मिस्टेक्स सुधर रही होंगी तेरी यहां से। ये सवाल और मैंने लिया है, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल है एचसीबी के। पहला सवाल I1 cos ओमेगा टी I2, ये तो हम कई बार देख चुके हैं, जेई मेंस में भी आया हुआ है। सर इसका क्या चाहिए? आरएमएस वैल्यू स्क्वायर कर दो, cos स्क्वायर ओमेगा एवरेज वैल्यू हाफ I1² 2 + I2² 2, और उसके बाद 0 बन गया था, अभी देखा था। आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एन अल्टरनेटिंग करंट हैव द पीक वैल्यू इतना, ठीक है भैया, पीक वैल्यू इतना है, यूज्ड टू हीट अ मेटल वायर। अच्छा, मेटल वायर को गर्म कर रहे हैं, प्रोड्यूस द सेम हीट इफेक्ट। ए कांस्टेंट करंट I कैन बी यूज्ड हियर, I इज IRMS। यही तो सिखाया था, आज के लेक्चर की शुरुआत यही थी, ठीक। तो इसका मतलब IRMS करंट फ्लो करा दोगे तो सेम हीट मिलेगा आपको। तो IRMS कितना होगा? आराम से ये पीक वैल्यू है, ठीक है। तो 14/√2, 14/√2 का मतलब अब 7√2, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और √2 कितना? 1.4, 1.4 इंटू 7, 14 7 98, 9.8 के आसपास आंसर जाएगा, दैट मींस अबाउट 10। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट अगला, ए कांस्टेंट करंट ऑफ 2.8 एम्पियर एग्जिस्ट इन ए रेशियो द आरएमएस करंट इज। सिंपल सवाल, लेकिन सवाल को करने के लिए हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए, बेसिक फंडामेंटल। अब ये मत कहना सही इतना आसान सवाल, भाई साहब दे रखे हैं तो मैं क्या करूं? अब तुम आसान लग रहे हैं तो तुम इसका मतलब अच्छा कर रहे हो। ये एचसीबी का आप चेक करके देख लीजिएगा, जो ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 होते हैं, काफी सिली मिस्टेक्स बहुत कराते हैं उनके सवाल। अब अगर आपको आसान लग रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो बोले सर कांस्टेंट करंट 2.8 इज एग्जिस्ट इन ए रेशियो। जनता क्या करती है? 2.8 है, अब उसने आरएमएस वैल्यू पूछ ली इसकी, वो सीधा बोलेगा I0/√2, तो 2.8/√2, और उसको सॉल्व करके आंसर निकाल देते हैं, आंसर गलत आ जाता है। जबकि करंट क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर कोई करंट ही कांस्टेंट है तो उसकी एवरेज वैल्यू भी तो कांस्टेंट ही आएगी। अब आरएमएस का मतलब क्या था? रूट, ठीक है भाई साहब, रूट I² का एवरेज। तो अगर I कांस्टेंट है तो I² भी तो कांस्टेंट ही होगा, तो कांस्टेंट की एवरेज वैल्यू कांस्टेंट ही तो आती है, और उसका अंडर रूट, दैट मींस कांस्टेंट ही आएगा, यही तो रहेगा 2.8। खत्म सवाल। नहीं पूरा सॉल्व करके दिखाओ, ले सॉल्व कर ले। I = 2.8 है तो IRMS क्या बोलोगे?
इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर, दैट मींस 2.8 का स्क्वायर इंटू dt बटे इंटीग्रेशन ऑफ dt का अंडर रूट। कहां से कहां तक? 0 से t, 0 से t। 2.8 बाहर निकल के आ गया स्क्वायर, और अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ dt बटे इंटीग्रेशन ऑफ dt। लिमिट रख देगा, अंडर रूट धाड़ धाड़ कैंसिल आउट, 2.8 बाहर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? चलो जल्दी से क्विक रिवीजन से काफी कुछ सीख लिया होगा। अब थोड़े से जेबीएंस के सवाल देख लो यहां पर। आरएमएस वैल्यू ऑफ द, हाँ ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइन 2 लाइन की होती है लेकिन कैलकुलेशन भरपूर मात्रा में होती है। देखो कैसे सवाल का प्रेजेंटेशन होता है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इतना, मतलब उसे आई आरएमएस दे दिया। ठीक है सर जी। कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इफ कनेक्टेड टू 230 वोल्ट एसी, इसका मतलब वी आरएमएस भी दे दिया, ओमेगा भी दे दिया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ध्यान से देखना, फ्रीक्वेंसी नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा भी दे दिया 600। उसने सी की वैल्यू पूछ ली, खत्म। यहां से सब सवाल पढ़ते कुछ समझ में नहीं आता, सुकून से पढ़ेगा और डेटा लिखेगा तब अपने आप दिख जाएगा तुझे। अल्टरनेटिंग करंट के सवाल करने का एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र ये है, जो लिखा है पढ़ते जाओ और तुरंत साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है, अब तू खुद बता, क्या बी आरएमएस दिया है? हाँ दिया है। आई आरएमएस दिया है? हाँ दिया है। तो ठीक है ना, आज ही तो पढ़ा था हम लोगों ने, बी आरएमएस बराबर आई आरएमएस इंटू एक्ससी। आज तो देखा था ना कि आई आरएमएस क्या आया था? बी आरएमएस अपॉन एक्ससी, या आई मैक्सिमम क्या आया था? बी मैक्सिमम अपॉन एक्ससी। इसको रूट टू डिवाइड किया था तो वहां पहुंच गए थे। अब बता, बीआरएमएस की वैल्यू की बने? हाँ जी बीआरएमएस की वैल्यू की बने। मैं नहीं रख रहा तो खुद करेगा। आईआरएमएस, हाँ जी आईआरएमएस भी की बने। सर एक्सी नहीं पता, अरे 1 अपॉन ओमेगा सी। क्या ओमेगा भी पता है? ओमेगा भी पता है। आईआरएमएस भी पता है, आईआरएमएस भी पता है। बीआर सी निकल कर आ जाएगा। परंतु कैलकुलेशन आई है, मजाक नहीं है कैलकुलेशन, तू करके देखना। तुम में तो आधे बच्चों का मैच नहीं करेगा पहली बार में। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन मैं आपको मजबूर करूंगा कि करो, आप करो, करना इस सवाल को, फाइनल आंसर निकालना इसका। ठीक है, नेक्स्ट एक और सवाल। अच्छा हाँ, यहां भी फंसोगे, यहां भी फंसोगे, इसलिए करना इस सवाल को जरूर। ठीक है, नेक्स्ट। कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस इतना, भैया सी दे दिया। कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ बाई इतना, ई भी दे दिया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, आई मैक्सिमम। अरे सर आई मैक्सिमम तो होता है ई मैक्सिमम अपॉन एक्सी। ई मैक्सिमम कितना है? 36। एक्सी कितना होगा? 1 अपॉन ओमेगा सी। अच्छा, तो इसका मतलब 36 इंटू ओमेगा भी ऊपर सी भी ऊपर। ओमेगा कितना है? 120 पाई इंटू सी कितना है? 150 इंटू 10⁻⁶। आसान सवाल है भाई, कहने में आसान लग रहा, तू कैलकुलेशन करेगा ना फिर पता चलेगा तुझे आसान है नहीं है। तू ऑप्शन देख यहाँ पर क्या क्या खेल रहा भाई साहब, ये मैक्सिमम वैल्यू करंट इन द सर्किट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, पूरा का पूरा गेम खेल रहा भाई साहब। ये ओमेगा कितना दे रखा है? 120 पाई। हाँ पूरा का पूरा, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तुझे यहाँ पर। तो अभी एक काम करूंगा, मैं आपको टास्क दे रहा हूं, अभी आप कीजिए सवाल को सॉल्व। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एक सेशन में आप लोगों का जरूर लूंगा, केवल कैलकुलेशन। मैं अभी आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि देख ऐसी कैलकुलेशन के साथ डील करना पड़ेगा, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया, मुझे लेक्चर को भी यहीं छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो अल्टरनेटिंग करंट के जितने ऐसे कैलकुलेटिव वाले सवाल होंगे वो मैं आपको कराऊंगा, और जरूरत पड़ेगी तो मैं लास्ट तक सॉल्व करके मैं भी दिखाऊंगा और तुमसे भी मजबूर करूंगा कि भाई तुम भी करो। क्लियर है? तो चलो आज का लेक्चर हम यहीं तक नहीं रखते हैं। आई विश मजा आया होगा, आपको एक आइडिया दिख गया होगा कि चैप्टर की डिमांड क्या है। डिमांड मतलब समझ रहे हैं? कोई 11th क्लास का ज्यादा इस्तेमाल नहीं, कोई फोर्स नहीं, कोई टॉर्क नहीं, कोई कोलिजन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई थर्मोडायनेमिक्स नहीं, कोई फ्लूइड नहीं, समझ रहा है? कोई हीट वीट नहीं, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, ठीक है, कोई कैपेसिटर नहीं, हल्का सा है कैपेसिटर, बस कोई थोड़ा सा कैपेसिटर है, थोड़ा सा जो है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और बी इक्वल टू आई आर, मतलब हम स्मार्टली लगा रहे हैं, आई मैक्स बराबर बी मैक्स अपॉन एक्सेल करके खेल रहे हैं ये चीज। ठीक है, तो ये चीजें आई होप तुझे आइडिया लग गया होगा कि सवाल कैसे कैसे यहां पर पूछ रहा है। तो इस पार्ट में मैथमेटिक्स ज्यादा है, फिजिक्स थोड़ी सी कम है, तो जैसा चैप्टर हम वैसा पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप मजा आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें इतना समझ में आया, क्योंकि दिस इज द ओनली तरीका जो मैं समझ सकता हूं तुमको। नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और फिर मिलते हैं जल्दी लाइव क्लास में। यस, मैं भी आपको मिस कर रहा हूं, मिलते हैं जल्दी।